जहां इजरायली हमलों से लेबनान दहला। भीषण हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, जहां इजरायली हमलों से दहला लेबनान। भीषण हमले में 250 से ज्यादा की मौत। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है कि हिजबुल्लाह पर जारी रहेंगे हमले। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने इसी बीच निकल के आया, जहां हिजबुल्लाह पर जारी रहेंगे हमले, हम अपने सभी लक्ष्य पूरे करेंगे। साथ ही नेतन्याहू का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध भी करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने निकल के आया है, नेतन्याहू का, जहां जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि अभी हमारे कई टारगेट बाकी हैं। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद भी खबर आई थी कि ईरान पर लगातार इजरायल हमले कर रहा है, और अब नेतन्याहू का बयान सामने निकल के आया, जहां उनका कहना है अभी हमारे कई टारगेट बाकी हैं। ट्रंप के साथ सहमति से सीज फायर, इजरायली हमलों से दहला लेबनान। साथ ही नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप के साथ सहमति से सीज फायर हुआ है। सीज फायर हैरानी की बात नहीं है, ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इजरायली हमलों से दहला लेबनान। भीषण हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने निकल के आया, जहां उनका कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। साथ ही लेबनान पर इजरायल की बमबारी के बाद यूएस का बयान भी सामने निकल के आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, जहां उनका कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। साथ ही इजरायली हमलों से आपको बता दें पूरा लेबनान दहल चुका है। नेतन्याहू का कहना है कि अभी हमारे टारगेट बाकी है। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप के साथ सहमति से सीज फायर हुआ है। साथ ही सीज फायर हैरानी की बात नहीं है, ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से यह बयान सामने निकल के आया कि ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। सीज फायर के बाद एक तरीके से बड़ा दावा माना जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। साथ ही उनका कहना है कि सीज फायर हैरानी की बात नहीं है। लेबनान पर इजरायल की बमबारी के बाद यूएस का बयान भी आपको बता दें सामने निकल के आया। लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बातें कही गई हैं। साथ ही युद्ध विराम में शामिल सभी पक्षों को दी गई है जानकारी। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी है। एक तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आता है, तो दूसरी तरफ लेबनान पर इजरायल की बमबारी के बाद यूएस की तरफ से भी बयान सामने आता है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, युद्ध विराम में शामिल सभी पक्षों को दी गई है जानकारी। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन जुबानी जंग अभी तेज से जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाते हुए ईरान को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। ये 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इजरायल का लेबनान पर प्रहार, साथ ही भीषण हमले में कई लोगों की मौत। दूसरी तस्वीर आपके सामने, तीसरी तस्वीर में लेबनान में तबाही का मंजर किस तरीके से मचा हुआ है, आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में कि लेबनान किस तरीके से दहल उठा और हर तरफ एक तरीके से तबाही का मंजर है। पहली तस्वीर इजरायल का लेबनान पर प्रहार, साथ ही दूसरी तस्वीर आपको भीषण हमले की हम दिखा रहे हैं। कई लोगों की मौत बताई जा रही, 250 से ज्यादा लोगों की मौतें बताई जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन
जुबानी जंग आपको बता दें तेजी से जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाते हुए ईरान को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। पेंटागन में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान जो बातें सामने आई उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऐतिहासिक सफलता करार देते हुए दावा किया कि ईरान ने मजबूरी में सीज फायर की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने महज 40 दिनों से भी कम समय में अपनी सैन्य क्षमता का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्र जुड़े हैं और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधे सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ के पास मैं चलती हूं। जिस तरीके से सीज फायर की बात कही जा रही है मेजर जी, और उसके बाद अब ये दावा निकल के आया है कि अमेरिका ने 10% सैन्य ताकत से ईरान को कमजोर कर दिया है, तो कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखो, पहले भी अमेरिका और इसराइल ने टोटल अंडर एस्टिमेट किया, अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि उनके पास बड़ा जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल पावर है, उनके बड़ा एयर पावर है, बड़ा मिसाइल पावर है। ये भूल रहे हैं ट्रंप और हेग्सेथ की। उनकी अपनी भी मिसाइल पावर जो है खत्म हो चुकी है। उनके टॉमहॉक मिसाइल खत्म हो गए, उनके थर्ड के मिसाइल खत्म हो गए तकरीबन, उनके जो पैट्रियट सिस्टम के मिसाइल खत्म हो गए। बड़े पैमाने पर उनके हवाई जहाजों का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस माफी की धमकी देना जो है एक सुपर पावर को शोभा नहीं देता। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि अगर इसी माफी की कार्रवाई होती रही ईरान की तरफ से तो वास्तव में वो उसको बड़ी सजा देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके तकरीबन सारा का सारा असला और मिसाइलें तकरीबन खत्म हो गई हैं। मेरे मुताबिक उन्हीं की अपनी इंटेलिजेंस ने कहा है कि 50% उनका जो मिसाइल है और जो लॉन्चर्स हैं और कामिकाज़े ड्रोन्स हैं अभी भी कायम है, और अमेरिका को उसका पता भी नहीं लगा अभी तक कि कहाँ रखा हुआ है जी। ऐसे में अगर अमेरिका ने इस पर भी गलती की तो ईरान के पास बड़ी क्षमता है बाबल मंडेब को बंद करने के लिए, जिससे 10% जो दुनिया का ट्रेड होता है और मैन्युफैक्चर गुड होते हैं उधर से जाते हैं जी। 20% ऑयल और गैस जाता है। दुनिया की जो मुसीबत है और बढ़ जाएगी। फिर साफ तौर पर ईरान ने कहा है कि हम जो अंडर सी इंटरनेट की जो लाइन्स हैं, जो कम्युनिकेशन की लाइन्स हैं, उनको सबको काट देंगे, जिससे अमेरिका का एशिया और यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में दुनिया को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। कल ही सीज फायर का पहला दिन था, लेकिन सुबह के समय ही इसराइल ने ईरान की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी को बर्बाद किया। उसकी जवाबी कार्रवाई में जी ठीक है मेजर जी, बिल्कुल। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं, एक जो प्रतिक्रिया मैं उनसे भी ले लूं। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, इसी बीच जनरल केन का भी दावा हुआ कि अमेरिकी सेना ने ईरान में 13,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना दिया। इस तरीके के कई दावे, क्या अब पूरे विदेश में अपनी राजनीतिक जो एक छवि है, अपने वर्चस्व को मजबूत रखने के दावे किए जा रहे हैं इस तरीके से? धन्यवाद नंदिनी जी। देखिए, ईरान के साथ जो अमेरिका का युद्ध है जी, इस पे अभी परमानेंट ब्रेक नहीं है जी। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको हम कह सकते हैं। अभी दोनों देशों के बीच भरपूर तनाव बरकरार है, और ये कह सकते हैं पूरा तनाव बरकरार है। मूल लक्ष्य क्या है, दोनों को प्राप्त नहीं हुआ है। अमेरिका भी को भी एहसास लग रहा है कि हमें इतना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ईरान को भी लग रहा है कि हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ज्यादा नुकसान में इसलिए लग रहा है, अमेरिका गया था ईरान को समाप्त करने। यस, थोड़ा नुकसान किया उसने, लेकिन आधा हॉर्मुज देकर चला आया। अब वो हॉर्मुज जो बिल्कुल फ्री पैसेज था, वहां पर अब चर्चा हो रही कि भाई उस पर अब टैक्सेशन की व्यवस्था होगी। लीजिए, आप विश्व के लिए क्या कर रहे हैं? आपने, अमेरिका ने क्या हासिल किया? अमेरिका इस बात का बिल्कुल देख रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जो नियंत्रण का खेल वो करने की कोशिश कर रहा था, या उस क्षेत्र में पूरे मिडिल ईस्ट में जो अपना वो वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था, वो उल्टा हो गया है पासा।
ये बड़ी समस्या है। और इसलिए ये दोनों को अमेरिका, स्पेशली अमेरिका का जो इन हाउस जो विचारधारा है, जो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत विरोध झेल रहे हैं। जी। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, अमेरिका कतई इट कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर सिविल वॉर, नीचे जो है जाकर के अपने सैनिकों को उतारे और डायरेक्ट वॉर आर्मी का के लेवल पर वॉर शुरू करे, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की परिस्थितियां नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है। दोनों देशों के बीच की संभावना अभी भी वैसे ही बरकरार है। और सब देखिए, तनाव के दो महत्वपूर्ण जो कारण हैं जी, परमाणु कार्यक्रम है, मिसाइल कार्यक्रम है, और जो रीजनल क्षेत्रीय प्रभाव जिसकी हम कह रहे हैं जी। और तीनों में कोई सहमति जैसी स्थिति नहीं बनी है। न पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अभी भी अमेरिका कहीं संतुष्ट नहीं हो पाया है। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर के अभी भी वो दबाव बनाए हुए है, उस पर भी अमेरिका की चिंता यथावत है। और क्षेत्रीय प्रभाव तो स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका की स्थिति खराब हुई है, बेहतर नहीं हुई है। जी, तो कम से कम ये कह सकते हैं। जी विश्वनाथ जी, बिल्कुल जिस तरीके से जनरल पीके सहगल जी बातें हो रही हैं और सीज फायर कहा जा रहा है, अभी आपने विश्वनाथ जी को भी सुना, कहा जा रहा है कि सीज फायर अभी तक बंद तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी और हमले हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ईरान की जो नौसेना है उसकी ताकत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर कितना खतरा या कितना उसकी पाबंदी अभी भी है ईरान की? देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिटरीली कभी भी अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर खाली नहीं करा सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कम से कम 110 किलोमीटर लंबी है जी। नैरो पोर्शन को मत देखो, उसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ियों के अंदर उन्होंने मिसाइलें छुपा रखी है, कामिकाज़े ड्रोन छुपा रखे, फास्ट स्पीड बोट छुपा रखी है, और उसके अलावा उनके 6000 से ज्यादा माइंस हैं जिनको अगर डिप्लॉय करेगा तो कम्प्लीटली देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। अगर आप देखो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन डिस्कस हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि मिलिटरीली कुछ देश मिलकर इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमला करके उसको खुलवाएं। उसको रशिया ने, चाइना ने और फ्रांस जो अमेरिका का लाई है उसने भी उसको वीटो किया, कहा कि किसी प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशन जो है संभव नहीं है, उसका नुकसान जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही भयंकर होगा। ऐसे में अगर अमेरिका समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकेगा मिलिटरी, मुझे नहीं लगता वो। इनफैक्ट मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर, उन्होंने कहा दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकती तो क्या बाकी देशों की नेवी जो है जो बहुत छोटी है वो खुलवा सकती हैं? आपको इतना बड़ा बेड़ा है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे, 50 से 60 शिप्स लगा रखे, उसके बावजूद भी अमेरिका की नेवी की हिम्मत नहीं है उस इलाके में जाने के लिए। जी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, जिस आपने सुना कि रक्षा विशेषज्ञ का क्या कहना था, हॉर्मुज स्ट्रेट का काफी चर्चा हो रहा है। अब अगर सीज फायर की बात करूं, अगर ये अस्थिर है जो है सीज फायर है, तो क्या उसके बाद हमले और ज्यादा तेज होने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं? क्या होने वाला है इसके आगे? नंदिनी जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमले होंगे और निश्चित होंगे अगर अमेरिका झुकेगा नहीं जी। क्योंकि देखिए, एक तरीके से ईरान इस बात को मान रहा है कि उसने अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया है। अगर उसने ये माना है कि अमेरिका का उसने गुरूर तोड़ा है तो, और उसने मजबूर किया है अमेरिका को कि वो समझौते पर राजी हो, उसका अभी जो पब्लिक स्टैंड है वो यही है जी। तो वो कैसे तैयार हो जाएगा? और उसने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम वहां पर पैसा लेंगे, तभी वहां से हम शिप्स निकलने देंगे। आप बताइए, उस पर जो टैक्सेशन की स्थिति बन रही है, इस पर आप देखिए, वर्ल्ड की स्थिति भी देखिए, यूएन में प्रस्ताव फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्यों? सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को में खतरा बहुत है, अमेरिका नहीं झेल सकता तो बाकी देश कैसे झेलेंगे? तो इसलिए ये बिल्कुल तय है। देखिए, इतने के बाद भी कहा जा रहा है कि भाई दोनों बैठ के समझौते पे आ गए हैं। हुआ क्या है आप देख लीजिए, उसकी वर्क टर्न ऑफ इवेंट्स देख लीजिए। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सैन्य तैयारी बढ़ा दी, तैनाती पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, एयर डिफेंस सिस्टम जो है पश्चिम एशिया में बढ़ा दिए हैं, सुरक्षा चक्र अपना और मजबूत कर रहा है। वही ईरान पे चले जाइए, उसने अपना, हालांकि उसने कूटनीतिक समाधान की बात कही है, लेकिन उसने ही ओमान की खाड़ी में रूस के साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास किया है। क्या बताने की कोशिश की है? एक लेसन अमेरिका को कि हम झुके नहीं हैं, हम तैयार हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। वहीं अमेरिका कह रहा है कि हमारे 15 सूत्री प्रस्ताव हैं, उनको स्वीकार कर लो। तो ये अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दोनों के लिए है। अब
अमेरिका चाहता है हिजबुल्लाह, हूती, जो तीनों जो फंड ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको फंड कर रहा है ईरान, उनको बंद किया जाए, उसकी फंडिंग बंद हो। उसके लिए ईरान तैयार नहीं। ईरान का वो बेसिक उसका इनहेरिटेंस है, वो उसको कर नहीं सकता है। मतलब जी मतलब विश्वनाथ जी, आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगी। मतलब कि जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि ईरान पर इतने बड़े बड़े कहा जा रहा है कि सीज फायर के ईरान जो है गिड़गिड़ाया है, साथ ही ईरान की जो है पूरी क्षमता लड़ने की युद्ध में वो खत्म हो चुकी है। इतने बड़े दावे ईरान की छवि को क्या आगे इन फ्यूचर धूमिल कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो यही कहा गया कि जो ईरान है वो सीज फायर के लिए काफी ज्यादा आगे आकर के बोल रहा था। एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगी, फिर रक्षा विशेषज्ञ के पास जाऊंगी। ये बात सही है कि उसकी नेवी को नुकसान हुआ है, उसकी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ है, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी उसकी जो मिसाइल क्षमता है, मुझे लगता है कि अभी उसका रियल पावर आना बाकी है। उसने अभी अपनी रियल स्ट्रेंथ को रोक कर रखा है, और यह कहना भी गलत होगा कि उसकी आधी क्षमता समाप्त हो गई है। नहीं, उसकी मिसाइल पावर बहुत ज्यादा है। उसने अपने आप को इस एस्पेक्ट पर बहुत मजबूत कर रखा है, और अमेरिका को यह पता है, इसलिए अमेरिका झुक रहा है। निश्चित रूप से अमेरिका को भी ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी एक समझौते का बिंदु बनेगा। और इस युद्ध से मुझे लगता है कि अमेरिका को बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि उसने ईरान का कुछ नुकसान कर दिया। लेकिन ईरान का नुकसान करने के साथ उसने विश्व का बहुत नुकसान कर दिया है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक पीसफुल पैसेज था, उसको उन्होंने नुकसान कर दिया है। उसको उन्होंने एक वसूली का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है। अगर ये परिस्थितियां ऐसे ही चली तो ये निश्चित रूप से उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा नुकसान विश्व का किया है। अब इसको कैसे, इसकी भरपाई कैसे होगी और उनका अपना देश इसको कैसे लेता है, ये जरूर देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं जनरल पीके सहगल जी। जिस तरीके से आपने सुना भी विश्वनाथ जी ने क्या कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट पे क्या वाकई ईरान का कंट्रोल जो है कमजोर हो चुका है? और अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूं ईरान की, तो कितनी कमजोर अब हो चुकी है इस सीज फायर से पहले तक? देखो, ईरान की जहाँ जनता है, जनता तो बहुत खिलाफ है। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान को ये सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो साफ तौर पर जानते हैं कि उनकी जो रेजिडुअल कैपेबिलिटी है बहुत ही जबरदस्त है। वो ईरान को, इसराइल को और अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी एज फॉर ट्रम्प इज कंसर्न, ट्रम्प के सामने तीन बड़ी मुसीबतें हैं। फर्स्टली, उनका अपने लोग जो है और उनकी अपनी पार्टी जो है उनके खिलाफ है, वो उसके पक्ष में नहीं है। 93% अमेरिका के लोग कहते हैं कि किसी हालत में भी ट्रम्प जो है वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड मत उतारे। जहाँ तक 72% लोग हैं वो कह रहे ट्रम्प की हैंडलिंग तो बहुत खराब है। दूसरा, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ भी ग्रोसरी की कीमत बढ़ गई है, वहाँ भी पेट्रोल प्राइस 2 बारी बढ़ गए युद्ध स्टार्ट होने के बाद में। और तीसरा जो सबसे बड़ा कि उनका जो 30 मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट में, उनमें बहुत नुकसान हुआ है, उनके एलाइज में बहुत नुकसान हुआ है, और उनके अपने कम से कम 15 से 20 हवाई जहाज जो है गिर गए हैं। ऐसे में ये अंडर एस्टिमेट करना जो है बहुत ही गलत है। काश पटेल को कहा जा रहा है कि उसको भी फायर कर दिया जाएगा, कह रहे हैं तुलसी गबाड़ को भी फायर कर दिया जाएगा। उन्होंने क्योंकि साफ तौर पे कहा है कि जो ईरान की रेजिडुअल कैपेबिलिटी है वो अभी भी 50% से ज्यादा कायम है, और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को और इजराइल को पता ही नहीं कि वो उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स कहाँ छुपाए हुए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो सिटीज है, अंडरग्राउंड सिटीज है, इनके ऊपर किसी प्रकार का नुकसान नहीं। अमेरिका ने और इजराइल ने उनके जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमले किए, लेकिन विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स वो उसको पूरा खोल देते हैं। फिर उनके और जो अभी मिसाइल फायर कर रहे हैं वो ज़्यादा घातक है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ जनरेशन की है। वो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम कर रहे हैं। उनके मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, और हर प्रकार के अमेरिका के और इजराइल के रडार्स को चकमा दे रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है अमेरिका के एलाइज में, मिडल ईस्ट में। अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेनलैंड 11,000 किलोमीटर दूर है, और अमेरिका के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ ईरान की तरफ से। तो अब आपको क्या हक है कि आप ईरान के खिलाफ इस वक्त की कार्रवाई कर रहे हो? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर हो चुका और उसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। समय की कमी के कारण मैं चर्चा यहीं पे रोकती हूं। आप दोनों गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन जुबानी जंग अब भी तेज से जारी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान, अब तीनों में सीज फायर के बाद क्या बातचीत होती है, ये युद्ध आगे बढ़ता है या फिर यहीं पे समाप्त हो जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।